नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। वैसे तो 20-25 सालों में हर तरह की स्थितियों में बदलाव हो जाता है और राजनीति भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ज़ाहिर तौर पर 2 ढाई दशकों में राजनीति में भी बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं और इसी बदलाव का शिकार वो नेता हुए हैं जो कभी अपने दमखम पर पूरे राज्य की राजनीति में अपना वजूद कायम करके रखते थे। हम बात कर रहे हैं यूपी की राजनीति में अपने दम पर राजनीति करने वाले नेताओं की, जिन्हें छत्रप तो बहुत हद तक नहीं, लेकिन उसकी भूमिका में वो ज़रूर रहा करते थे। वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें या निर्दलीय चुनाव लड़ें, उनकी जीत पक्की होती थी और एक राजनीतिक वजूद उनका अपनी सीट के अलावा दूसरे जिलों और एक पूरे क्षेत्र में दिखाई देता था। लेकिन आज के राजनीतिक दौर में ऐसे नेताओं की बहुत ही कमी दिखाई देती है। जो दिखाई भी देती है, कुछ नंबर्स दिखते भी हैं, कुछ नाम सतह पे दिखते भी हैं, तो उनको धीरे-धीरे उनकी कमज़ोरियाँ ही जग ज़ाहिर होती जा रही हैं। राजा भैया हों, बृजभूषण शरण सिंह हो, पल्लवी पटेल हों, ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, बहुत हद तक चंद्रशेखर रावण हों, असदुद्दीन ओवैसी की तो वैसे यूपी में कोई खास सक्रियता नहीं रहती, लेकिन चुनाव के समय वो भी दिख जाते हैं। ज़ाहिर तौर पर ये सारे नाम जो मैंने गिनाए हैं, अपनी अलग राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। ओवैसी को इसमें से थोड़ा माइनस ज़रूर किया जा सकता है क्योंकि वो चुनाव के समय ज़्यादा सक्रियता दिखाते हैं। तो सवाल उठता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इन सभी लोगों की, इन सभी राजनीतिक व्यक्तियों की क्या भूमिका रहने वाली है। राजा भैया की बात कर सकते हैं, प्रमोद तिवारी की बात कर सकते हैं, भले ही वो कांग्रेस में हों लेकिन उनकी जीत तो उनकी स्वयं की जीत मानी जाती है। ऐसे ही बसपा के रसड़ा से एकलौते विधायक उमाशंकर सिंह हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन एक सीट जो मिली वो मिली रसड़ा की, और वो भी क्यों? क्योंकि उमाशंकर सिंह उसके उम्मीदवार थे। तो उमाशंकर सिंह के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि उनका अपना राजनीतिक वजूद ही बचा हुआ है, जिसकी वजह से चूंकि उन्होंने बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, इसलिए बसपा का विधानसभा में खाता खुल गया। मथुरा में डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, एक बड़े नेता जो कि तृणमूल कांग्रेस से लड़े, बसपा से लड़े या किसी भी पार्टी से लड़े, हमेशा विधायक बने। लेकिन धीरे धीरे इन सभी नेताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही है। यदि कुंडा की बात करें, राजा भैया की ही बात करें, तो जब पहले वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते थे तो कभी भाजपा कभी सपा उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देती थी। लेकिन जब से दोनों ही मुख्य पार्टियां अपना कैंडिडेट कुंडा से उतारने लगी हैं, राजा भैया की जीत का अंतर बहुत घट गया है। 2022 के चुनाव में उनके समर्थकों ने नारा लगाया था कि 1.5 लाख से ज़्यादा की मार्जिन से वो जीतेंगे, लेकिन राजा भैया गिरते पड़ते 30,000 वोट से जीते। बृजभूषण शरण सिंह और उनका पूरा कुनबा भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन पिछले दिनों उनके भी बोल काफ़ी बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, उससे अलग हटके हमेशा बृजभूषण सिंह के बयान सामने आते रहते हैं। पल्लवी पटेल भले ही समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अपनी पार्टी के सिंबल अपना दल कमेरावादी के तहत ही उनकी सक्रियता चल रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से सांसद बन गए हैं। विधानसभा के चुनाव में उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल कर वो अपनी धमक कायम करना चाहते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो सवाल उठता है कि क्या स्वयं में जो राजनीति करने वाले लोग थे उनकी बहुत यूपी की पॉलिटिक्स में अब कमी होती जा रही है, और जो दिखाई भी दे रहे हैं वो बहुत बलहीन से होते जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इन सभी, चाहे क्षेत्रीय दलों की बात करें, छोटे जातीय दलों की बात करें या इंडिपेंडेंट किसी व्यक्ति की बात करें, इनका अस्तित्व यदि सिकुड़ता जा रहा है तो किस तरीके से अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए ये बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द या उसमें समाहित होते जा रहे हैं, और बड़ी पार्टियों की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो ऐसे नेताओं को अपने साथ रखने के लिए बाध्य हैं। कई बार तो इनकी बार्गेनिंग पावर के आगे बड़ी पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं की भी कुछ नहीं चलती है। तो आखिर ये क्या समीकरण है? इन सभी मुद्दों पर बोले भारत ने बातचीत की। लखनऊ में पिछले 3-4 दशकों से जो पत्रकारिता कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी से। आइए चलते हैं और सुनते हैं कि प्रमोद गोस्वामी ने इस मामले में क्या कहा। प्रमोद सर, आपका बोले भारत में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देखते हैं 2027 का विधानसभा चुनाव, जो यूपी के पॉलिटिकल ग्राउंड पे एक आइलैंड की तरह जो लोग हैं, जिनका
पार्टी के बियॉन्ड अपना दमखम बहुत दिखता रहा है, जिनमें कई नाम हो सकते हैं, राजा भैया, बृजभूषण सिंह, पल्लवी पटेल भी बनने की कोशिश कर रही हैं, चंद्रशेखर हैं, अन्य भी बहुत सारे लोग हैं, प्रमोद तिवारी हो गए, बहुत सारे लोग हैं। इनका 2027 के इलेक्शन में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने जो क्षत्रप की बात करी, तो इनको हम क्षत्रप के रूप में नहीं देखते हैं। राजनीति में बदलाव आया है। अब अगर पिछले 3 दशक के दौर को देखें तो वहाँ से फिर जो जातिगत राजनीति का एक प्रादुर्भाव हुआ, तो वो फिर उसके हिसाब से वो जाति में बँटने लगे, जातिगत हिसाब से टिकट बँटने लगे, जातिगत हिसाब से पोस्टिंगें होने लगी, जातिगत हिसाब से। तो वो जो मंडल कमंडल और ये सब जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे राजनीति का जो है वो चाल चरित्र और चलन सब बदल गया। और जो जनसरोकारों की राजनीति थी वो पूरी तरीके से सत्ता प्राप्त करने की राजनीति में तब्दील हो गई, जो कड़वा सच है, इसको कोई स्वीकार करे अथवा न करे। क्योंकि अब जन सरोकारों से कोई वास्ता नहीं रह गया, कैसे हम विधायक बन जाएं, कैसे हम मंत्री बन जाएं। पार्टी सोचती है कैसे हमारी पार्टी की सत्ता आ जाए। तो अब वो सरोकार ऊपर आ गए हैं, जन सरोकार नीचे आ गए, ये यथार्थ है। जहां तक आपने छत्रपों की बात करी, तो जिन लोगों की भी बात करी आपने, चाहे वो राजा भैया हो, तो राजा भैया अपने आसपास के प्रतापगढ़ के या आसपास थोड़ा कौशाम्बी कह लीजिए कि वहाँ थोड़ा बहुत प्रभाव हो, तो मतलब वो क्षत्रप उनको न कहा जाए, वहाँ के वो उस क्षेत्रीय एक अपना थोड़ा सा जिले में प्रभाव रखते हैं। तो जिले का तो बात आप कह सकते हैं कि, लेकिन उस जिले के बाहर उनका क्या प्रभाव, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई देता है। चाहे पल्लवी पटेल हो तो अपने समाज के लोगों को करते हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, ब्रजभूषण सिंह हो, ब्रजभूषण सिंह का तो ये प्रमोद तिवारी हो, ये सारे लोगों को ये छत्रप के रूप में, ऐसा मुझे लगता है कि शायद छत्रप का मतलब तो ये हुआ कि कम से कम आधा उत्तर प्रदेश या चौथाई उत्तर प्रदेश में तो उनका अपना आभा मंडल हो, या वो अपने गृह जनपद को छोड़ के, अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़ के, अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के, तो ये लोग, मुझे नहीं लगता है कि ये अपने जिले के अलावा कोई सीट जिताने की स्थिति में होते हैं। कहीं तुक्का लग जाए, जीत जाए, समीकरण बैठ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, छत्रप के रूप में मुलायम सिंह थे, या अखिलेश को आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश छत्रप हैं, मायावती को कह सकते हैं कि वो छत्रप हैं। लेकिन इन लोगों को छत्रप, ये कहाँ से छत्रप हो गए जिनका अपने खाली जिले में, अपने हम घर में अपने घर के में छत्रप हैं, घर के बाहर हमारी क्या हैसियत है। तो ये सब चूंकि, लेकिन अब राजनीतिक दलों की भी मजबूरी हो गई है कि इन छोटे छोटे दलों को साथ लें, तभी वो समीकरण बनने लगे जातिगत समीकरणों के लिहाज से। मैं यही ये अब समझना आपसे चाह रहा हूं सर कि बड़ी पार्टियों को इनकी ज्यादा जरूरत है या इन्हें बड़ी पार्टियों की ज्यादा जरूरत है? क्योंकि जितने भी ऐसे लोग हैं, या तो बड़ी पार्टियों के साथ आते जाते रहते हैं या फिर उनका सपोर्ट हासिल होता रहता है बीच बीच में, तो एक दूसरे की जरूरत कैसे बने हुए हैं? देखिए, अब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। इन, अगर एक शब्द में कहा जाए तो इनको ठौर नहीं, उनको और नहीं। क्योंकि उनको सत्ता हासिल करनी है जो राजनीतिक दल है, तो उनको ओम प्रकाश चाहिए, उनको निषाद चाहिए, को राजा भैया चाहिए, उनको पल्लवी पटेल चाहिए, उनको अनुप्रिया पटेल चाहिए। तो जो अपने हैं, तो वो हिसाब से वो समीकरण बैठाने की कोशिश करते हैं। और इन लोगों को भी, अब इन लोगों को भी अगर देख ले, तो अगर इनको ओम प्रकाश जी को देख लीजिए आप, ओम प्रकाश जी ने कितनी मुख्यमंत्री जी को, कितनी नरेंद्र मोदी को, कितनी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या शब्द नहीं कहे, प्रयोग किए। ओम प्रकाश सिंह ने क्या मुलायम सिंह के लिए, अखिलेश के लिए नहीं किया, और क्या आज नहीं कह रहे हैं। तो ये लोग जानते हैं कि इन राजनीतिक दलों के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इन इन लोगों को सबको कहिए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लें,
आप राजा भैया को छोड़ दीजिए, ब्रजभूषण शरण जी को छोड़ दीजिए, ब्रजभूषण शरण जी का कम से कम 1-2 जिलों में अपना आभा मंडल है, उनका प्रभाव है। वो वोटों को इधर से उधर करने की सामर्थ्य रखते हैं। राजा भैया भी 1-2 जिलों में सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ओम प्रकाश सिंह अगर इंडिपेंडेंट लड़ जाए चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पल्लवी लड़ जाए इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं जीत पाएंगी। अनुप्रिया लड़ जाए अकेले इंडिपेंडेंट तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, जीत पाएंगी। तो उनको भी जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाए, और भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत है कि इनसे जुड़ जाएंगे तो इनके सजातीय वोट हमको मिल जाएंगे। इधर से हमने पटेल प्रत्याशी खड़ा कर दिया, और इधर से ये हमारा जिला अध्यक्ष जो है वो ठाकुर है, और जो महामंत्री है वो अध्यक्ष है, तो वो इक्वेशन जातिगत इक्वेशन बना कर चुनाव जीत लेंगे और सत्ता हासिल कर लेंगे। तो राजनीतिक दलों की सत्ता की भूख है कि अधिक से अधिक विधायक जीत के आए, और सो कॉल्ड जो आप छत्रप कह रहे हैं, जिनको आप छत्रप बताना चाह रहे हैं, इन लोगों की मजबूरी ये है कि हम राजनीतिक दल से जुड़ जाएंगे तो हम विधायक हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे। सर, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में इस तरीके के जो अपने आप में थोड़ी राजनीतिक ताकत रखते थे, वैसे लोगों की, वैसे नेताओं की बहुत धीरे-धीरे कमी होती जा रही है। या तो वो बड़ी पार्टियों में समाहित हो जा रहे हैं, या तो फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जा रहा है, चुनावी राजनीति से बाहर हो जा रहे हैं, इतनी ताकत उनकी क्षीण हो जा रही है, यदि किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ रहे हैं तो। आपको क्या लगता है आगे आने वाले सालों में क्या इस तरीके की पूरी एक जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो खत्म हो जाएगी ऐसे लोगों की जो अपने आप में दमखम रखते थे? नहीं, नहीं, उन लोगों की जिनका अपना दमखम है उनकी तो प्रभाव और प्रभुत्व कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से लोगों के साथ जुड़ के अपने को जीवित रखे हुए हैं। लेकिन एक दौर वो ये भी था, हमने वो दौर भी देखा है, जिसमें वीर बहादुर सिंह थे, नारायण दत्त तिवारी थे, बीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे, मुलायम सिंह थे। तो इन लोगों का, ये लोग अपने क्षेत्रीय पार्टी थी, ये लोग अपने जाके ये प्रचार करते थे। इस आधार पर टिकट, ये समीकरण, ये गोटे नहीं बिसात नहीं बिछाते थे कि इस पटेल में से किसको हम तोड़ें, राजभर में से किसको तोड़ें, क्षत्रियों में किसको तोड़ें, ब्राह्मणों में किसको तोड़ें, बनियों में किसको तोड़ें। तो ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति आप कह लीजिए, आप अब जोड़ तोड़ की राजनीति हो गई है। सत्ता हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये उसी के सुखद परिणाम या दुखद परिणाम जो भी आप कहें, वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने प्रमोद गोस्वामी को सुना। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की समय अवधि जितनी कम होती जाएगी, चुनाव जितना पास आता जाएगा, वैसे वैसे ये और देखने को मिलेगा कि इस तरह के अपने में ताकत बनाकर रखने वाले नेताओं की भूमिका कैसी दिखाई देती है, कौन किस पार्टी के साथ जाता है, या फिर अपने खुद के वजूद के लिए ही वो लड़ाई लड़ता है, ये आगे आने वाले दिनों में बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगा। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।